बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक और हम किट का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। इससे पहले भी 2 सवाल हम कर चुके हैं और लास्ट क्लास में आई थिंक हमने मार्टिन के नाम से क्वेश्चन किया था जो कि किट का क्वेश्चन नंबर 100 था। किट का क्वेश्चन नंबर 100 था, ऑफ कोर्स हमारा 100 नंबर नहीं था। और ये की ओनी किट का मेरे लास्ट से 101 क्वेश्चन है, तो देखते हैं जी व्हाट इट सेज। की ओनी की ओनी required है जी। For each of the 2 alternative ways of Kioni making a pension contribution 20,000, company pension scheme or additional director's remuneration, then Kioni personally making pension contribution. For each 2 alternative ways of Kioni making pension contribution. Pension contribution के 2 alternative ways हैं। एक है जी कंपनी पेंशन स्कीम और एडिशनल डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, then Kioni personally makes personal pension contribution. कंपनी या तो कंपनी बेसिकली क्या करे 20,000 कंट्रीब्यूट कर ले कियोनी के लिए पेंशन स्कीम में, और या फिर कियोनी को बेसिकली हम 20,000 एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दे दें और कियोनी खुद अपने लिए पीपीसी करे। कियोनी अपने लिए खुद क्या करे, पीपीसी करे। ओके, कैलकुलेट रिवाइज फिगर्स फॉर ईच ऑफ द 4 टैक्स and NIC figure alternative already calculated for the year ended 5th April 2022. Calculate revised figures for each of the 4 tax and NIC figures. हमें revised income tax भी निकालना है, NIC भी निकालनी है. Okay. Under the additional director's remuneration and personal pension contribution alternative, you are expected to produce full income tax and employee class 1 NIC computation. If applicable, you should state any of the 4 tax NIC figure already calculated remain. अगर कोई वैल्यू अनचेंज है तो लिखे अनचेंज है। You should assume rate of corporation tax remains unchanged. बेटा कॉर्पोरेशन टैक्स का रेट 19% है और ये बड़े लंबे अरसे से 19% है। मतलब फाइनेंस एक्ट 2020 में भी 19 है, अब भी 19 है, उससे पहले भी 19 ही चल रहा है। और कॉर्पोरेशन टैक्स के अंदर कोई बैंड्स नहीं होते। जो भी बेसिकली कॉर्पोरेशन टैक्स में आपका टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट होता है उस पर हम 19% लगा देते हैं। तो कॉर्पोरेशन टैक्स अभी हमने पढ़ा नहीं, इंशाल्लाह पढ़ेंगे क्योंकि आगे तो मैं आइडिया दे रहा हूँ। तो कॉर्पोरेशन टैक्स में बेसिकली कोई बैंड्स नहीं है, बस जो भी टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट होगा उस पर डायरेक्टली 19% लगा देते हैं। तो बेटा अब सवाल पढ़ेंगे तो बातें और इंशाल्लाह क्लियर होंगी। थोड़ा सा जूम इन करते हैं। गुड है। दिस सिनेरियो रिलेट्स टू वन रिक्वायरमेंट। यू शुड अज्यूम दैट टुडेज डेट इज 1 मार्च 2022। आज की डेट अज्यूम कर लेते हैं। ओके, कि ओनी is the managing director and 100% shareholder in Nikio Limited. And Nikio Limited has no other employees. Basically एक concept है। अगर आप देखें यहाँ पे सारी की सारी जो 100% होल्डिंग है वो किसके पास है, कियोनी के पास है। तो इसको हम कह सकते हैं एक किस्म की बेसिकली एक क्लोज कंपनी है। क्लोज कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जहाँ लेस देन इक्वल टू 5 शेयर होल्डर्स के पास कंट्रोल होता है। बट F6 के लेवल पे क्लोज कंपनी पे बहुत खतरनाक किस्म के कोई सवाल आते नहीं है, तो लीव दैट। पर एक हल्का सा कॉन्सेप्ट दिया है। क्लोज कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां लेस देन इक्वल टू 5 शेयर होल्डर्स के पास कंट्रोल होता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ए क्लोज कंपनी फॉर कियोनी। कंट्रोल कियोनी के पास ही। फॉर द ईयर एंडिंग 5th April 22, Nikio Limited tax adjusted trading profit after taking account of directors remuneration and employer class 1 NIC is forecast to be 1 lakh. बेटा ये जो 1 लाख का आपको टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट नजर आ रहा है, इस 1 लाख कंपनी का नाइक्यू लिमिटेड का जो 1 लाख आपको टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट नजर आ रहा है, इसमें से डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन माइनस कर चुके हैं। इस 1 लाख में से हम क्लास 1 एम्प्लॉयर की एनआईसी माइनस कर चुके हैं। तो डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन माइनस करने के बाद
क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी माइनस करने के बाद 1 लाख का टैक्स जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के पास। नाइको लिमिटेड विल पे क्योनी ग्रॉस डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन 47,500 कंपनी पे करेगी और डिविडेंड पे करेगी 68,000 पाउंड का। क्या बात है। फॉर द टैक्स ईयर 21-22 क्योनी डज नॉट हैव एनी अदर। सब इसके बाद मजीद कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसको। Based on these figures, the tax and NIC for Keoni and Nikyo Limited for the year ended 5th April 22 will be। बेटा क्योनी की इनकम टैक्स लायबिलिटी 30,982 है, एम्प्लॉय क्लास 1 एनआईसी 4,552 है, नाइक्यो लिमिटेड एम्प्लॉयर की एनआईसी इतनी है, कॉर्पोरेशन टैक्स इतना है। ओके। क्योनी इज कंसर्न that she has not been saving for her retirement। डर लग गया उनको जी कि मैं अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ सेव ही नहीं कर रही, तो बेहतर है रिटायर ही ना हो, काम ही करते रहे। सो शी इज देयर फॉर प्लानिंग टू मेक अ ग्रॉस पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन 20,000 पाउंड। बेटा ग्रॉस पीपीसी करना चाह रही है 20,000 पाउंड का बिफोर 5th अप्रैल 22 ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 21-22। हाउएवर क्योनी इज अनश्योर वेदर द पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी मेड बाय नाइक्यो लिमिटेड और मेड पर्सनली बाय हर। बेसिकली क्योनी जो है वो 20,000 का ग्रॉस पीपीसी करना चाह रही है। उनको टेंशन इस बात की है, इनको ये मालूम करना है कि यार ये जो 20,000 का ग्रॉस पीपीसी ये कंपनी करे या मैं खुद कर दूं। ओके। इफ द पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन इज मेड बाय नाइक्यू लिमिटेड, द कंपनी विल मेक एन पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन 20,000 पाउंड इनटू द कंपनी पेंशन स्कीम ऑन क्योनीज बेhalf। बेटा अगर आप क्योनी अगर कहेगी कि नाइक्यू लिमिटेड को कि जी आप 20,000 पे कर दें, तो नाइक्यू लिमिटेड क्या करेगा, 20,000 ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट कर देगा क्योनी के बिहाफ पे। अब प्लीज सुनिएगा, बस इसी की बात करते हैं पहले। नाइको लिमिटेड जैसे ही 20,000 कंट्रीब्यूट करेगा ऑक्यूपेशन, क्योंकि ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो लॉजिकली नाइको लिमिटेड जो पे करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा क्योनी के बिहाफ पे ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान फॉर एम्प्लॉय एक एग्जेम्प्ट बेनिफिट होता है। तो बेटा अगर कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है आपके लिए, वो तो एग्जेम्प्ट बेनिफिट है। उस एग्जेम्प्ट बेनिफिट की वजह से जो क्योनी है उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी सेम रहेगी जो ऑलरेडी है क्वेश्चन में। ये वाली जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है 30,982 चेंज नहीं होगी। क्यों? आप मुझे बताएं कि एम्प्लॉय को अगर एक एग्जेम्प्ट बेनिफिट मिलेगा, एग्जेम्प्ट बेनिफिट, तो एग्जेम्प्ट बेनिफिट के ऊपर तो ऑफ कोर्स कोई टैक्स नहीं आता। तो अगर कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी, अच्छा कंपनी चाहे पीपीसी में कंट्रीब्यूट करे या ओपीपीसी में कंट्रीब्यूट करे, एम्प्लॉयर का जो पीपीसी में कंट्रीब्यूशन होता है, ओपीपीसी में पर्सनल पेंशन प्लान के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करे एम्प्लॉय के बिहाफ पे, या फिर एम्प्लॉयर ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करे एम्प्लॉय के बिहाफ पे, सो एम्प्लॉय के लिए तो एक एग्जेम्प्ट बेनिफिट है, उसकी एम्प्लॉय की इनकम टैक्स लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी क्लास 1 एनआईसी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो बेटा उसकी तो ना इनकम टैक्स लायबिलिटी पे इंपैक्ट आ रहा है, ना कोई क्लास 1 एनआईसी पे इंपैक्ट आ रहा है। फिर जो एम्प्लॉयर की एनआईसी है, सिर्फ क्लास 1 एम्प्लॉयर की एनआईसी पे भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेशन टैक्स पे इंपैक्ट आएगा। कॉर्पोरेशन टैक्स पे इसलिए इंपैक्ट आएगा, एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय के बिहाफ में ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करेगा तो वो कंपनी के लिए अलाउेबल एक्सपेंस है, और उस अलाउेबल एक्सपेंस से कंपनी का बेसिकली टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कम होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी का इस वक्त टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट 1 लाख है, और बेटा 1 लाख तक आते हुए डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन भी माइनस हो चुका है और एम्प्लॉयर की क्लास 1 एनआईसी भी माइनस हो चुकी है। अब अगर एम्प्लॉयर मजीद 20,000 कंट्रीब्यूट करेगा ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में, चाहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए पीपीसी में पर्सनल पेंशन प्लान में भी कंट्रीब्यूट करता, एम्प्लॉयर के लिए वो अलाउेबल एक्सपेंस है, तो बेसिकली हमें हमारी जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, कंपनी की कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी चेंज हो जाएगी। हम बस 1 लाख में से 20,000 का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो माइनस कर देंगे और इसका 19% ले लेंगे, तो हमारे पास जो कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी आएगी बेटा वो 15,200 आ जाएगी। हमारे पास टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट 1 लाख है,
अगर एम्प्लॉयर 20,000 का कंट्रीब्यूशन करेगा ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में एम्प्लॉय के लिए, तो एम्प्लॉयर के लिए अलाउबल एक्सपेंस है, उससे कंपनी का टैक्स है जिससे ट्रेडिंग प्रॉफिट कम होगा, ऑब्वियसली इनकम टैक्स लायबिलिटी, कंपनी की जो कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो बेटा अगर हम इसके पॉइंट नंबर 1 की बात करें, कंपनी पेंशन स्कीम, उसको बताएंगे जी एम्प्लॉयर्स contribution in company pension scheme is an exempt benefit for CUNY. Therefore, no change. Therefore, no change in income tax liability of CUNY. Simply remains same. क्वेश्चन में देखें तो गिवन है 30,982। बेटा एनआईसी पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना क्योनी के ना नाइक्यू लिमिटेड के, क्योंकि यार ये तो एग्जाम्प्ट बेनिफिट है। ये पहला पॉइंट हो गया। नो चेंज on class 1 employee and employers NIC liabilities, कोई चेंज नहीं आएगा सर। लेकिन बेटा जो आपकी कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी है वो रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि जब कंपनी 20,000 कंट्रीब्यूट करेगी एम्प्लॉय के बिहाफ पे, जब कंपनी एम्प्लॉय के बिहाफ पे 20,000 कंट्रीब्यूट करेगी तो एम्प्लॉयर के लिए बेसिकली वो क्या है, वो एक अलाउेबल एक्सपेंस है। उस अलाउेबल एक्सपेंस से बेसिकली क्या होगा कि कंपनी का टैक्सेबल टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी चेंज होगा। तो बेटा नाइक्यू की कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी बेसिकली क्या होगी, चेंज आएगी। नाइक्यू लिमिटेड्स कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी रिवाइज कैलकुलेट कर लो। बेसिकली टैक्स है जिससे ट्रेडिंग प्रॉफिट क्वेश्चन में 1 लाख गिवन है, अगर मैं इसमें से 20,000 का कंट्रीब्यूशन इन पेंशन स्कीम माइनस कर दूंगा देन आई विल टेक 19% ऑफ दिस। क्वेश्चन में अगर आप देखें ऑलरेडी 1 लाख का टैक्स है जिससे ट्रेडिंग प्रॉफिट गिवन है, जिसमें से रेम्युनरेशन डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन माइनस हो चुका है, क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी भी माइनस हो चुकी है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर मजीद 20 मतलब एम्प्लॉयर 20,000 कंट्रीब्यूट करता है ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में, इवन पर्सनल पेंशन में भी कंट्रीब्यूट करता एम्प्लॉय के लिए, तो भी एम्प्लॉयर के लिए अलाउबल एक्सपेंस था। हम 1 लाख में से कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे देन उसका 19% लेंगे, we'll get 15,200। तो लॉजिकली कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी बेसिकली सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, रिवाइज हो रही है, बाकी कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन ये सब तब हो रहा है जब एम्प्लॉयर बेसिकली खुद ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, इफ द पेंशन कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय क्योनी पर्सनली। अब हम कह रहे नहीं यार 20,000 जो है बेसिकली वो क्योनी खुद ही करे। नाइको लिमिटेड विल पे हर एडिशनल डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन 20,000 पाउंड, और कंपनी कह रही है हम आपको 20,000 क्या मतलब आपकी रेम्युनरेशन 20,000 से बढ़ा देंगे फॉर द टैक्स ईयर 21-22 एंड क्योनी विल देन मेक अ पीपीसी 20,000 ग्रॉस।
अब पॉइंट नंबर 2 में क्या हो रहा है, कंपनी जो है ना केओनी की सैलरी बढ़ा रही है भाई। पहले जितना भी अमाउंट मिलता था 20,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो देखते हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी रिवाइज हो गई क्या होगी। पहले कितना मिलता था, बड़े वैल्यूज जरा देख लें। पहले डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन था 47,500। क्या मैं कह सकता हूँ अब आपका जो डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन है 47,500 में आप 20,000 ऐड कर देंगे तो यू विल गेट 67,500। फिर इसमें आप ऐड कर देंगे 68,000 की डिविडेंड इनकम। 68 की हमें मिल जाएगी डिविडेंड इनकम। तो बेटा आप जरा अल्लाह का नाम लेके इनकम टैक्स की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्यों की इनकम टैक्स लायबिलिटी कितनी चेंज हो रही है, व्हाट इज हैपनिंग। इस दफा क्यों खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योनीस कंट्रीब्यूशन इन पीपीसी 20,000 लेकिन ग्रॉस। क्योनीस कंट्रीब्यूशन आप पूरा लिख लीजिएगा, पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन 20,000 ग्रॉस। अब बेटा देखिएगा जो डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन है, जो पहले 47,500 था अब उसमें 20,000 का राइज आ जाएगा, इट विल बिकम 67,500। बेटा डिविडेंड इनकम सेम रहेगी 68,000। ऐड कर देते हैं, टोटल इनकम मिल जाएगी। बेटा यहाँ पे चेक करना पड़ेगा 100% पर्सनल अलाउंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि एडजस्टेड नेट इनकम अगर 1 लाख से ज्यादा होती है तो आपका पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। अगर हम 67,500 में 68,000 ऐड कर दें, 67,500 में 68,000 ऐड कर दे तो हमें 1,35,500 मिलेगा। अब बेटा हमें एक छोटी सी वर्किंग दिखानी पड़ेगी पर्सनल अलाउंस की, क्योंकि जैसे ही किसी की एडजस्टेड नेट इनकम 1 लाख से ज्यादा होती है तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट किसी की एडजस्टेड नेट इनकम 125,140 है, 1,25,140 है तो पर्सनल अलाउंस जीरो हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं वर्किंग वन की अगर हम बात करें, हमारे पास नेट इनकम जो इस वक्त आ रही है टोटल इनकम वो 1,35,500 है। इसमें से हम ग्रॉस पीपीसी माइनस करेंगे 20,000 तो हम एडजस्टेड नेट इनकम आ जाएगी 1,355 में से अगर मैं ग्रॉस पीपीसी माइनस, ये आ रही है बेटा 1,15,500, 1 लाख से ज्यादा है तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होगा। पर्सनल अलाउंस है जी 12570 फाइनेंस एक्ट 2021 में, लेस कर देंगे रिडक्शन 115500 माइनस 1 लाख, 7,750। तो बेटा हमें जो पर्सनल अलाउंस फिर मिलेगा, हमें 12570 नहीं मिलेगा, पर्सनल अलाउंस मिलेगा 4820। पर्सनल अलाउंस मिलेगा 4820, तो वी विल गेट 48 पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो गया भाई 4820। हमारे टैक्सेबल इनकम आ जाएगी बेटा, जो टैक्सेबल इनकम आ रही है अगर आप कैलकुलेटर यूज करें 1,35,500 में से 4820 तो बेटा 130680 आती है। इट इज 130680। अब हमें बेसिकली इनकम टैक्स भी कैलकुलेट करना है, वी नीड टू कैलकुलेट टैक्स। चलिए टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले नॉन सेविंग को टैक्स करेंगे, जाहिर सी बात है, फिर हम डिविडेंड इनकम को टैक्स करेंगे। तो इसी को थोड़ा सा दोबारा लिखते हैं, नॉन सेविंग, डिविडेंड इनकम और
अब हम बेटा इनकम टैक्स निकालना चाह रहे हैं। नॉन सेविंग है 7,500, ये 68 आ गया, टोटल 1,1355 दिस। पर्सनल अलाउंस वर्किंग वन जो रिड्यूस होकर आ गया था 4820। टैक्सेबल इनकम, तो बेटा अगर कैलकुलेटर यूज करें 67,500 में से 4820 माइनस करें, टैक्सेबल इनकम आती है नॉन सेविंग की 62,680। ऑब्वियसली जब टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले नॉन सेविंग को टैक्स करते हैं। अब बेटा हमारे पास जो बेसिक रेट बैंड की लिमिट है, यहाँ देखिएगा, बेसिक रेट बैंड की लिमिट है 37,700। फाइनेंस एक्ट 2021 में बेसिक रेट बैंड की लिमिट है 37,700। बट द प्रॉब्लम इज कि जो बेसिक रेट बैंड की लिमिट है 37,700, इसमें हम ग्रॉस पीपीसी ऐड कर देंगे 20,000। इस 37,700 में हम ग्रॉस पीपीसी ऐड कर देंगे 20,000। अगर इसमें मैं ऐड कर दूं ग्रॉस पीपीसी 20,000, तो जो लिमिट होगी हमारी 3,377। बेटा 57,700 पे चली जाएगी। अब बेसिक रेट बैंड की लिमिट हमारी बेसिकली जा चुकी है 57,700 पे। क्यों? क्योंकि 20,000 का ग्रॉस पीपीसी, और ग्रॉस पीपीसी आपके बेसिक रेट बैंड और हायर रेट बैंड दोनों को बढ़ाता है। तो अब बेसिक रेट बैंड नॉन सेविंग, चलें वर्किंग टू कर लें। फिफ्थ, इसको वर्किंग टू बता दें आप, बेसिक रेट बैंड। तो बेटा वर्किंग टू की अगर मैं बात करूं, 57,700 का 20%, 57,700 का 20% लें, 11,540। अब बेटा मुझे चेक करना है कि नॉन सेविंग का कितना अमाउंट हायर रेट बैंड में फॉल करता है। अगर आप देखें आपके पास नॉन सेविंग की जो टैक्सेबल इनकम है 62,680 है। 62,680 में से हम 57,700 को टैक्स कर चुके हैं। इट मीन्स अगर हम 62,680 में से 5,7700 माइनस कर दें, तो हमें स्टिल वो नॉन सेविंग का अमाउंट आ जाएगा जो हायर रेट बैंड में फॉल करेगा। तो बेटा हायर रेट बैंड में 4980 आएगा। हायर रेट बैंड में बेसिकली जो आ रहा है दैट इज 4980। हायर रेट बैंड नॉन सेविंग 4980। बेटा 4980 का 40% ले लेंगे, जस्ट मिनट। बेटा आ जाएगा 1992। कभी वर्ल्ड कप जीते थे हम लोग? 1992। तो वी हैव टैक्स नॉन सेविंग। अब बेटा डिविडेंड की बात कर लेते हैं। डिविडेंड में आपको पता है फर्स्ट 2000 पे निल रेट बैंड मिलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स टैक्स पेइंग स्टेटस। निल रेट बैंड डिविडेंड इनकम 2000 का 0% इज ऑब्वियसली 0। बेटा इसके बाद बाकी सारा हायर रेट बैंड में फॉल करेगी डिविडेंड इनकम। तो बेटा 68,000 में से 2000 का निल रेट बैंड माइनस कर दें। हमारे डिविडेंड इनकम टोटल 68,000 है, जिसमें से 2000 तो निल रेट बैंड में आ गया, बाकी 66,000 ऑब्वियसली हायर रेट बैंड में आएगा जहां टैक्स का रेट है 32.5%। तो बेटा अगर मैं इसका 32.5% लूं तो आई विल गेट 21,450, और कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास एक इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। बेटा रिवाइज इनकम टैक्स लायबिलिटी आएगी क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी एक इनकम टैक्स लायबिलिटी मौजूद है 11,540 1992 प्लस 214, ये आ रही है 34,982।
जी रिवाइज इनकम टैक्स लायबिलिटी आ रही है 34,982। अब बेटा क्योनीस का जो रेम्यूनरेशन पैकेज है वो 20,000 से बढ़ा है। क्योनीस की आप कह लें जो सैलरी थी वो बढ़ गई है 20,000 से। तो क्योनी की जब सैलरी 20,000 से इंक्रीज होगी तो क्योनी को ऑब्वियसली क्लास 1 एनआईसी देनी पड़ेगी। चेक करते हैं क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी में कितना चेंज है। तो ये पहला पॉइंट था इनकम टैक्स वाला, डिविडेंड इनकम क्यों नहीं। अब क्यों नहीं रिवाइज क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी निकालते हैं। बेटा क्यों नहीं रिवाइज एम्प्लॉय क्लास 1 एनआईसी। बेटा अब क्यों नहीं की रेम्यूनरेशन जो इनकम है वो 67,500 है। प्लीज देखिए 50,270 माइनस 9568, एक्चुअली 9568 तक 0% होता है। आप चाहे तो ही बता दें 9568 इंटू 0%, इसके बाद 12%। तो 5027 में से 9568 माइनस करें, इसका 12% लें, 4884 आ रहा है। तो बेटा सैलरी जो है बेसिकली 67,500 है, जिसमें से 50,270 पे तो एनआईसी निकाल चुके हैं। तो 67,500 माइनस 50 67,500 माइनस 502 बेटा 344.6 आ रहा है। 344.6 आ रहा है। हम उसे 345 लिखें। 344.6 आ रहा है, हम उसे 345 ले लेंगे। तो हम अब क्लास 1 रिवाइज एनआईसी आ जाएगी। क्लास 1 क्यूनीस रिवाइज क्लास 1 क्यूनीस रिवाइज एनआईसी लाइबिलिटी बेटा 5229। अब सुनिएगा ध्यान से, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 20,000 एडिशनल सैलरी देगा, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 20,000 एडिशनल सैलरी देगा, तो पहले जितनी भी क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी थी वो एनआईसी बढ़ेगी। एडिशनल 20,000 को डायरेक्टली 13.8% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिवाइज एम्प्लॉयर एनआईसी आ जाएगी। रिपीट कर रहा हूं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एडिशनल 20,000 दे रहा है, तो बेटा उस एडिशनल 20,000 की सैलरी से, सैलरी आपको पता है क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी में आती है, कैश बेनिफिट है। तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयर ने जितनी एनआईसी पहले दी है या जो कैलकुलेट की वो अपनी जगह पर है, मजीद एनआईसी आएगी क्योंकि आप रेम्यूनरेशन 20,000 से बढ़ा रहे हैं। तो हम पॉइंट नंबर 3 में डायरेक्टली जो एम्प्लॉयर एनआईसी है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। नाइक्यूस लिमिटेड रिवाइज एम्प्लॉयर क्लास 1 एनआईसी। क्वेश्चन में देखें एग्जिस्टिंग ऑलरेडी गिवन है बेटा 5335 तो आप एज इट इज ले लोगे।
प्लस 20,000 की से हम सैलरी बढ़ाएंगे इसका 13.8%, तो 20,000 का 13.8, ये 2760 आ रहा है, इसमें ऐड करेंगे 5335, बेटा 8095 आ जाएगा, 8095। अगली चीज सुनिएगा, अच्छा इसका जो आंसर आया था ना, सिर्फ इसका जी, ये था 20,000 इंटू 13.8%, 2760, सिर्फ इसका आंसर है 2760। 20,000 को 13.8% से मल्टीप्लाई करें तो 2760 आता है। 20,000 को अगर हम 13.8% से मल्टीप्लाई करें तो ये 2760 आता है। अब 2760 की इंपॉर्टेंस क्या है, प्लीज सुनिएगा। अब हो क्या रहा है, हम बेसिकली क्योनी को 20,000 एडिशनल सैलरी दे रहे हैं, और न सिर्फ एम्प्लॉयर क्योनी को 20,000 एडिशनल सैलरी दे रहे हैं, बल्कि इसके अलावा एम्प्लॉयर को 2760 की एडिशनल क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी देनी पड़ेगी, और जो क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी है वो एम्प्लॉयर के लिए एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है। तो अब जो रिवाइज कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी आएगी, उसमें से जो 20,000 एडिशनल सैलरी दी जा रही है वो भी माइनस करेंगे, और जो एडिशनल 2760 की क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी आई है वो भी माइनस करेंगे। अब जो टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा उसका 19% कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी होगी। रिपीट, एम्प्लॉयर 20,000 बेसिकली एडिशनल सैलरी दे रहा है, वो एम्प्लॉयर के लिए अलाउबल एक्सपेंस है। उस 20,000 की एडिशनल सैलरी की वजह से एम्प्लॉयर को 2760 की क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी एडिशनल देनी पड़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी 5335 तो ऑलरेडी माइनस हुआ है। तो बड़ा नाइक्यूस कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी रिवाइज्ड 1 लाख में से, वैसे 1 लाख का टैक्स है जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट है, जिसमें से जो एग्जिस्टिंग रेम्युनरेशन था 47,500 वो तो माइनस है ऑलरेडी। 20,000 ये जो मैं माइनस कर रहा हूँ एडिशनल रेम्युनरेशन, ये माइनस नहीं है, माइनस कर दिया। इसी तरह से इस 1 लाख तक आते हुए 5335 ये ऑलरेडी माइनस है अगर आप सवाल पढ़ें, लेकिन 2760 माइनस नहीं है। अब हम माइनस करेंगे इसे, इसका 19% ले लेंगे। तो बेटा 1 लाख में से आप 20,000 माइनस करें, फिर 2760 माइनस करें, फिर उसका 19% लें, फिर 14,675.6 आ रहा है। तो वो जो 75.6 है उसको राउंड ऑफ करके 76 कर देते हैं, तो 14,676। तो जो बेसिकली रिवाइज कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी है वो 14,676। ये आपकी कैपलाइन की किट का जी मेरे लिहाज से फाइनेंस एक्ट 2021 का क्वेश्चन नंबर 101 है। ठीक हो गया जी। तो प्रैक्टिस वीडियोस चल रही है, इससे पहले भी हमने किट के क्वेश्चंस किए। हम दो क्वेश्चन और किट के प्रैक्टिस करते हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी, काफी सवाल ऑलरेडी भी किए हुए हैं, और 2 सवाल हम और करते हैं किट से इंशाल्लाह, एंड देन वी विल स्टार्ट कॉर्पोरेशन, और देन वी विल स्टार्ट कैपिटल गेन टैक्स। तो लॉजिकली हम बेसिकली सीजीडी, मतलब हमारे 3 टॉपिक्स रहते हैं समझ लें, एक हमारा सीजीडी रहता है, आईएसटी रहता है, और कॉर्पोरेशन टैक्स, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे किए हुए। हाँ, एक दो चीजें थोड़ी सी उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली यूट्यूब पे हमारा ये चैनल देख रहे हैं। यार मैं खुद पर्सनली, सर अबील फ्रॉम अबील स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, मैं पर्सनली बेटा F5 पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, F6, F7, F9, आई डू टीच SBR। SBR आपको हमारे पास उर्दू / इंग्लिश दोनों में मिलेगा इंशाल्लाह। ATX भी आपको उर्दू / इंग्लिश दोनों में मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। AFM एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारे पास उर्दू / इंग्लिश दोनों में मिलेगा। बेटा ये जितने भी पेपर्स हैं, इन तमाम पेपर्स में अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन होल्डर्स मैं प्रोड्यूस कर चुका हूँ। ठीक है जी। F9 में अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड पोजीशन है मेरे पास, AFM के अंदर वर्ल्ड पोजीशन है। ठीक है जी। SBR के अंदर मैं बस 3 पोजीशन है बेसिकली, द वे बैक P2 होता था उस वक्त 2 पोजीशन है, अभी रिसेंटली भी एक SBR की पोजीशन आई थी।
F5 में पोजीशन होल्डर प्रोड्यूस कर चुका हूँ, F7 में, F6 में। F6 के अंदर द वे बैक देयर वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, शी टुक 99 मार्क्स इन F6। ये सब बताने का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये कि आप हमें जब ऑनलाइन ये सारे सिलेबस, सारे कोर्सेज अवेलेबल है। जब आप बेटा हमें ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो यू विल बी इन सेफ हैंड्स, आपके क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली आंसर किया जाता है। और मेरी पूरी कोशिश होती है व्हाटएवर आई टीच फ्रॉम स्क्रैच। आई नॉर्मली अज्यूम के स्टूडेंट्स दे डू नॉट कैरी एनी प्रीवियस नॉलेज, तो बेसिकली जीरो से ही आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं। और किट की बहुत जबरदस्त किस्म की कवरेज होती है, जिससे फायदा ये होता है क्योंकि जब आप किट के क्वेश्चंस मेरे साथ डिस्कस कर रहे होते हैं उससे आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको पेपर की डिफिकल्टी का आइडिया हो जाता है। तो ये सारे पेपर्स हैं ये जो हम पढ़ा रहे हैं। बाकी इसके अलावा आपको हमारे इंस्टीट्यूट से इंशाल्लाह F8 भी मिलेगा, SBL भी मिलेगा, AAA भी मिलेगा। पेपर्स आपको सारे मिलेंगे, FIA के पेपर्स भी मिलेंगे ऑनलाइन। ACC का हर पेपर आपको हमारे इंस्टीट्यूट से मिलेगा। और इंशाल्लाह आप हमारा कॉलेज ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। हमारा जो ASA का एडमिन का जो व्हाट्सएप नंबर है, अगर हमसे कोई व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहे, 0092, ये तो कोड आ गया ना, इसके बाद 333 3 666 214, ये हमारा बेसिकली ASA का व्हाट्सएप नंबर। बाकी आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। तो सिंपली जी थैंक यू वेरी मच। बाकी आप हमारा यूट्यूब का भी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कराएं ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका फ़ायदा मिले डेफिनेटली। सो थैंक यू वेरी मच जी वॉचिंग दिस लेक्चर।